All right, guys, good afternoon from here. And this is going to be our second meeting of BTC, Bitcoin. Or in the last meeting, we talked what is Bitcoin actually, and we talked about history. We talked about the liberals, the group, the Satoshi vision. उस पे हमने बात की थी कि किस तरह. Let me share my screen now. We talked about Satoshi vision. सही है ना. फिर हमने उसकी हिस्ट्री भी देखी थी कि how the price went up and down since the beginning. We talked about that Florida transaction, the first pioneer initial transaction. तो विजन क्या था? विजन यही है कि a decentralized environment. सही है ना. यानी no more dependency on a central bank or state bank और store of value, उस पे बात हुई थी. हाँ, store of value उस पे बात की थी और एप्रिसिएशन पे बात की थी. ठीक है. यानी मजे की बात ये, अगर आप इसको कैलकुलेशन भी करें, मैंने आपसे कहा था लिमिटेड सप्लाई. फिर सबसे बड़ी बात थी इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन पे जो बात की थी, यानी इन्फ्लेशन उसी को ही काउंटर कर रहा है ना. दिस विजन, द विजन ऑफ सतोशी. ये जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी, the fiat currency, the conventional currency, the paper currency, we don't know like how much we're gonna have it in this world. सही ना. जो कुछ भी आपके पास मौजूद है, but what would be the supply, we never know. ठीक है. तो यही उसी को उसने काउंटर किया और यही उसका विजन है. तो जिसकी लिमिट आपको क्या बताई थी भाई? लिमिट थी मैक्स इज 21 मिलियन. ठीक है. लेकिन आपसे कहा था चलो 1 इसको भी साथ रख लेते हैं, कहा था -4 कर दें. सही है ना. although right now it mine around 18.3 somewhere, लेकिन टोटल क्या सप्लाई है? टोटल सप्लाई है 21 मिलियन, जिसमें से भी 4 मिलियन को आप which are lost. तो बचे कितने भाई? करीब 17 मिलियन. और अगर इसको आप डिवाइड कर दें ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि अपनी करेंसी को भी हम इसी तरह देखते हैं ना कि लेट्स से वी हैव x amount of currency and this is the population of the country. If you divide it, so how much each guy, each head gonna have it. ऐसे ही होता है ना. लेकिन हम उसमें देखते हैं कि उसमें सप्लाई बढ़ रही होती है और सप्लाई इनफाइनाइट है. वी नेवर नो कि कभी किसी का मूड हुआ तो जी उसने पाउंड छाप दी और किसी ने स्टिमुलस चेक देना है और कुछ भी है. ठीक है ना. कभी स्टेट बैंक ने छाप दी. बट हियर इट्स लिमिटेड टू 17 मिलियन. अब अगर इसको आप डिवाइड कर दें, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लोकल करेंसी, हम तो बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल करेंसी. हाँ, हम तो एक ऐसी करेंसी की बात करें जो डिजिटल ग्लोबल है एंड एवरीवन is or everyone will be using it. सही ना. वो यूज कर भी रहे हैं और लोग आगे भी यूज करेंगे. सही है. तो 17 मिलियन को अगर हम, यानी इट मींस each and every guy in this planet is a stakeholder. तो अगर आप उसको डिवाइड कर दें वर्ल्ड पॉपुलेशन से, जो कि कितनी, हाँ 7.5 बिलियन कर दें, तो कितना हो जाएगा भाई? पर कितना आ जाएगा? पॉइंट, जब हमने इस तरह कैलकुलेशन करते हैं ना, 0.0, मैंने बल्कि इधर लिखा भी था 0.0022, या आप ऐसे यूं करें 0.0023 राउंड ऑफ कर दें 0023. हाँ, ये कैलकुलेशन कि अगर आप 7.5 पे रखते हो, सही ना, 7.5 बिलियन पे, तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स के पास कितना बिटकॉइन हो, अगर बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, जो कि है फॉर श्योर, और अगर उसको आप डिवाइड कर दें 7.5 बिलियन से, तो कितना बनता है? 0.0023. इसीलिए एक प्रोजेक्शन ये भी कहती है, जो मैंने लास्ट टाइम तो खैर आपको कहा था, व्हाट द सीईओ ऑफ कॉइनबेस सेड. सही ना. कि उसने तो ये कहा ना कि बहुत मुश्किल होगा आगे मिलना. लेकिन एक प्रोजेक्शन इस पे, जैसे बिल गेट्स जैसे भी ये कहते हैं ना कि इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो एक प्रोजेक्शन इसकी ये भी है कि इफ इट इज 10,000 राइट नाउ, जब इतनी रेयर कमोडिटी हो जाएगी कि 0.0023 पर पर्सन इन द वर्ल्ड, तो फिर कहा जा रहा है कि भाई ये करीब इसकी प्राइस, एक स्कूल ऑफ थॉट 100K भी कहती है एक अंदाजे के मुताबिक कि पर बिटकॉइन 100,000 हो जाए, यानी $1,00,000 पर बिटकॉइन, और एक अंदाजे के मुताबिक $5 मिलियन. एक अंदाजा इतनी भी बड़ी बात करता है. सही ना. कि भाई इस हद तक भी ये जा सकता है, क्योंकि जाहिर है एक चीज की सप्लाई लिमिटेड हो जाए, एक चीज रेगुलेशन की बात करते हैं जाहिर है ममालिक इसकी, एक चीज की एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, और वो चीज हो ही रहे तो फिर क्या करेंगे? ठीक है ना. लेकिन वंस अगेन इसका ये मतलब नहीं है
कि आप आज जाके आंखें बंद करें एंड यू गो एंड गेट द बिटकॉइन। ये कहने का हरगिज मकसद नहीं है। कोर्सेस कराने का मकसद ये नहीं है कि ट्रेडिंग भी लाजिम है और विदाउट एनी कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, विदाउट लुकिंग एट द हिस्ट्री, without looking at your pocket, without looking at your age, without looking at your risk appetite। ठीक है, वो जो वही 5% वाली बात जो हमेशा की है, सही है ना, चाहे फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, स्टॉक्स हो या हाई रिस्क की जहां बात हो, तो ये अंदाजा भी ये कहता है कि भाई इधर जाए। ठीक है, तो लेकिन अपने कोर्सेज का मकसद सिर्फ ये ट्रेडिंग नहीं है, अपने कोर्सेज का मतलब है फाइनेंशियल एजुकेशन। वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, क्या हम इसको समझेंगे। अच्छा, आज की जो मीटिंग है हमारी उसमें विल टॉक अबाउट माइनिंग, कि माइनिंग है क्या, सही ना, विल कंपेयर इट विद गोल्ड माइनिंग। अच्छा, फिर उसके साथ हम कुछ बात करेंगे कि माइनिंग के लिए क्या इक्विपमेंट सरकार है, सही ना, माइनिंग मशीन और से। फिर विल टॉक अबाउट बिटकॉइन हार्विंग, कि किस तरीके से इसके रिवॉर्ड ऑफ हो रहे हैं आफ्टर एवरी 4 इयर्स, सही ना, और ये किस तरह इस रेट होता जा रहा है। अच्छा, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू मुझे करनी है अबाउट द बबल्स, सही ना, इन द हिस्ट्री, जैसे .com बबल था, हाउसिंग बबल था, रियल एस्टेट बबल था। फिर थोड़ा बबल और बर्स्ट पे भी बात करेंगे कि तारीख में कैसे कैसे बबल है, बिकॉज देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट और देयर इज वन स्कूल और वन एडुकेशन, वो क्या कहती है कि भाई इट्स बिटकॉइन इटसेल्फ इज अ बबल, सही ना, स्पेशली अगर 2017 को देखें तो। खैर हम बात करेंगे कि वो बबल है भी, और अगर बबल था, क्योंकि 2017 को आपने देखा, और बबल नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर बबल है तो क्या ये पार्शियल बबल है, इस पर बात करेंगे, तो थोड़ी स्ट्रेट देखेंगे। ठीक है ना, ओके। लेट्स स्टार्ट विद माइनिंग। माइनिंग एंड द पीपल डूइंग इट आर माइनर्स। अच्छा, आपने एक चीज सुनी है, गोल्ड माइनिंग, सही ना, कि जब दुनिया में गोल्ड रश आया है वैसे भी होती है गोल्ड माइनिंग। गोल्ड माइनिंग कैसे भाई, गोल्ड माइनिंग के लिए क्या दरकार होता है, सरकार से परमिशन दरकार होती है, सही है ना, कि भाई लॉ क्या कहता है आपसे, लॉ इजाजत देता है नहीं देता, यानी हु ओन्स इट, किस नेशन की, किस क्वांटिटी कॉन्टिनेंट का, सब। उसके बाद यू नीड टू हैव सम कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या करना है आपको, एक बहुत अच्छा बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है, ऐसे ही है। हाँ, आपको उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद यू गेट सम मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स एंड ऑल दिस, एंड उसके बाद फिर यू स्टार्ट वर्क, काम शुरू करते हो। ये गोल्ड माइनिंग, ऐसे ही गोल्ड माइनिंग होती है, सही ना, इसको हम कहते हैं कि भाई गोल्ड माइनिंग करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, हमें टूल्स चाहिए होते हैं, हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, और उसके बाद वी गेट दिस कमोडिटी, सही ना, दिस प्योर थिंग, यही चीज है। अच्छा, जब आप कहते हो बिटकॉइन माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग से मुराद क्या है, बिटकॉइन माइनिंग से मुराद ये है, इसको थोड़ा सा याद करें, क्या बचपन बचपन में क्या यू स्टिल यू गो टू द बैंक, जब एक ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है, हाँ, आपको लेट्स से यू वांट टू विथड्रॉ कैश, तो आप कैसे जाते हो, यू गो टू द बैंक, और आप वहां जाके आप बैंक जाते हो, यही ट्रेडिशनल तरीका है ना बैंक का, कि भाई आप चेक लेके जाते हो बैंक एंड। अच्छा, ये बच्चे मुझे कहते हैं आप चेक की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, अमेरिका में ऐसी लिखी जाती है चेक की स्पेलिंग, सही है ना, वो मुझे इसको देख के याद आ गया कि वो उस दिन मैंने फेसबुक पे लिखा था चेक, बच्चों ने कहा सर चेक की स्पेलिंग गलत है, चेक की स्पेलिंग अमेरिका में यही होती है, ठीक है ना, तो मेरी अभी थोड़ी आदत ये वाली की, जैसे टायर और टायर की स्पेलिंग वो डिफरेंट। जब आप बैंक जाते हो, यू गो एंड यू गिव दैट चेक टू द कैशियर, तो उसके बाद क्या करते हैं, ही इज नॉट द सोल अथॉरिटी और सोल पावर टू गेट यू द कैश। उसके बाद क्या होता है, वो चेक जाता है पीछे, सही है ना, मिस्टर ए के पास जाता है, फिर वो ऑथराइज करते हैं उसको। तो अमूमन ऐसा होता है कि यू नीड डुअल ऑथराइजेशन, सही है ना, यही होता है ना, बैंक का माहौल यही है ना, कि भाई वो चेक करते हैं कि वेदर इट्स प्रॉपर्ली साइंड बिफोर एंटरटेनिंग यू, सही है ना, उस चेक को ऑनर करने से पहले दे लो कि भाई अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, फलाना ऑथराइज करे, मिस्टर ए ऑथराइज करे, गो टू द ऑपरेशनल मैनेजर, व्हाटएवर, दे हैव अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके तहत ये ऑथराइजेशन होती है, एंड देन यू गेट योर यू कैश, सही है ना। इसी तरह अगर आप देखें कि बैंक में अगर आप जाते हैं एंड इफ यू आर सबमिटिंग अ चेक, या अगर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना है यूजिंग क्रॉस चेक सिस्टम, तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि भाई वही सेंट्रल बैंक जाता है, सेंट्रल बैंक में ऑथराइजेशन होती है,
somebody coming from Standard Chartered बैंक, कोई आ रहा है Allied बैंक से, UBL से, whatever. तो पता चला जिस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं, if we not talking about Bitcoin और digital और cryptocurrency की अगर हम बात को छोड़ दें और हम इस ट्रेडिशनल स्टाइल को देखें, तो इसमें क्या होता है, जब भी ट्रांजैक्शंस होती हैं और पैसे इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं, वेदर इट्स कैश और अकाउंट टू अकाउंट, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेस है, सिस्टम्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, हाँ, एक निजाम है जिसके तहत ऑथराइजेशंस होती हैं और उसके बाद जाके कैश और चेक और अकाउंट उसमें रिलीज होता है मामला, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि बिटकॉइन के मामला में कैसे होगा, जब आप बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, तो उसमें यही पूरा जो बैंक का सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल, ये जो ट्रेडिशनल बैंकिंग जो हो रही है, वो पूरी ट्रेडिशनल बैंकिंग खत्म हुई, एंड नाउ हु इज ऑथराइजिंग एंड हु बिकम्स द बैंकर, तो वो बन जाते हैं, वो है आपके माइनर्स, सही है ना, माइनर्स, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग, और मामला डिसेंट्रलाइज है, सही ना। प्रोसेस क्या है भाई, माइनिंग का, कि जहां भी दुनिया में कोई ट्रांजैक्शन हो रही होगी, सो इट रिक्वायर्स ऑथराइजेशन फ्रॉम द माइनर्स, सही ना। ऑथराइजेशन किसकी तरफ से चाहिए होगी, ऑथराइजेशन चाहिए होगी माइनर्स की तरफ से। जैसे बिटकॉइन के लिए अभी मैंने बैंक के लिए क्या कहा कि अमूमन 2, 3, 4 ऑथराइजेशन होती है, जैसे बिटकॉइन इट रिक्वायर्स 2 ऑथराइजेशन, 2 ऑथराइजेशन चाहिए, दुनिया में जहां भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी 2 ऑथराइजेशन चाहिए होगी, और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाएगी और प्रोसीड कर जाएगी। इसी तरह डिफरेंट कॉइन्स हैं, अच्छा हर कॉइन की माइनिंग होती भी नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे रिपल आप बहुत ज्यादा सुनते हो, वो सेंट्रलाइज है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। इसी तरह जैसे लाइट कॉइन है, वन ऑफ द कॉइन इज लाइट कॉइन, तो उसके लिए लेट्स से इट रिक्वायर्स बिलीव 4 ऑथराइजेशन, तो ये वेरी करता है फ्रॉम कॉइन्स टू कॉइन्स। अच्छा अब सवाल ये है कि जब बैंक में लोग काम करते हैं एंड दे हेल्प यू इन दिस रनिंग अ बैंकिंग सिस्टम, गेटिंग योर कैश, transferring in your account from XYZ account, they give you authorization, so what they get, ट्रेडिशनल बैंकिंग में वो क्या उनको मिलती है, उनको मिलती है सैलरी, बैंक को मिलता है प्रॉफिट, इनकम, ये सारी चीजें। सवाल ये है कि ये जो माइनर्स काम कर रहे हैं, ये जो माइनिंग का प्रोसेस हो रहा है दुनिया में, पाकिस्तान में बहुत हो, हाँ, जब तक ये जब लीगल होता है तो पाकिस्तान में बहुत हो, मेरे कई स्टूडेंट ने किया, जब इलीगल हो गया तो जाहिर है फिर नहीं, और फिर उसके बाद मैंने भी आपको बताया कि पिटीशन डिलीवरी भी है, और फिर जैसे वो अप्रूव कर दें फिर लीगल हो जाए फिर ये स्टार्ट कर देंगे। तो अच्छा सवाल ये है कि जब ये काम शुरू करते हैं तो व्हाई माइनर्स, एक तो है ना कि आप और मेरे जैसे लोग हैं जो हम बोलते हैं कि नहीं हमें तो सिर्फ वो जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि वी आर होल्डिंग फॉर डियर लाइफ, कि हम ये बिटकॉइन लेंगे और इसको लेकर रख देंगे, या लाइट कॉइन लेंगे या रेड कॉइन लेंगे या व्हाटएवर कॉइंस। लेकिन जो ये माइनर्स हैं इनको क्या मिलता है, ये जो इतनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और माइनिंग मशीन्स और उन्होंने घर में लगाई है और सिस्टम्स लगाए, मैं अभी बात करूंगा उस पर, इनको क्या मिलता है, क्योंकि जो बैंकर्स थे उनको तो सैलरी और प्रॉफिट और ये चीजें मिलती है, तो जी माइनर्स जो हैं उनको जो कंसिडरेशन मिलती है वो कॉइन ही मिलता है, उसी कॉइन में, हाँ उसी कॉइन में, वो वही वाली बात जो लास्ट मीटिंग में मैंने कहा था कि मेरे घर में पैसे छापने की मशीन लगी हुई है, पैसे छापने की मशीन तो फिर 8 घंटे या 12 घंटे काम करती है, ये तो वो मशीन है जो 24 घंटे काम, 24 आवर्स वर्किंग। आपके घर में अगर बिटकॉइन माइनिंग हो रही है तो 24 आवर्स माइनिंग हो रही है, सही ना। जहां भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो ढूंढेगा ब्लॉक दुनिया में, और वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ढूंढेगा, ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करेगा, आगे बढ़ेगा और अपना रिवॉर्ड लेगा। अच्छा रिवॉर्ड जो है, मैंने क्या कहा, रिवॉर्ड नॉट इन टर्म्स ऑफ सैलरी या कोई फिक्स, ऐसे नहीं, रिवॉर्ड भी मिलेगा व्हाटएवर द कॉइन यू आर माइनिंग, जो कॉइन आप माइन कर रहे हो उसी में आपकी, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट भी वही है। इसी तरह तो दुनिया में आ रहा है ना, जितनी माइनिंग हो रही है उतने बिटकॉइन आते जाएंगे, भाई रिवॉर्ड भी तो मिल रहा है ना, उतने बिटकॉइन बनते जाएंगे। अच्छा अब सवाल ये है, इसको आपने लिख लिया, सवाल ये है कि हाउ कैन यू बी एलिजिबल फॉर टू बिकम अ माइनर, सही ना, कि आप माइनर कैसे बनोगे, आप माइनिंग को ओन कैसे करोगे अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो, सही ना। लोगों ने बड़ी मशीनें और इक्विपमेंट लगाए हैं और बस वो चलता रहता है घर में कि भाई एक साइड इनकम है हमारी होती रहेगी। मैं बल्कि अभी आपको बताता भी हूँ कि एक बड़ा रियल ट्रांजैक्शन मैं आपको बताता हूँ अपने स्टूडेंट की, कि वो किस तरह उसको कितना प्रॉफिट होता था एंड व्हाट वाज एक्चुअली द पे बैक कि उसने जो मशीनें लगाई थी।
ये आपने कर लिया, तो ये हमारी बात होगी कि ट्रेडिशनल बैंकिंग में जो ऑथराइजेशन वो कर रहे हैं, दे गेट दिस सैलरी आउट, सही ना। लेकिन इसमें आपको बिटकॉइन मिलता है। अच्छा, अब सवाल ये भी है, एक सवाल बच्चे पूछते हैं कि क्या जरूरी है कि आई बी डूइंग बिटकॉइन माइनिंग इफ आई वांट टू डू एनी अदर कॉइन माइनिंग? इट्स अप टू यू। यू हैव द इक्विपमेंट, यू हैव द सिस्टम, आपके पास माइनिंग का सारे सिस्टम मौजूद है, ग्राफिक कार्ड, एवरीथिंग। अब द सिस्टम इज गोइंग टू लिसन योर कमांड, सही ना। अगर आप बोलोगे अच्छा आपको लगता है कि इस वक्त बिटकॉइन इज प्रॉफिटेबल, ठीक है ना, तो यू विल बी डूइंग बिटकॉइन माइनिंग। दुनिया में अगर बिटकॉइन की डिमांड ज्यादा है तो आप बिटकॉइन की माइनिंग करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप बिटकॉइन की इतनी डिमांड नहीं है, इतना प्रॉफिटेबल सिनेरियो नहीं है, आई विल गो टू लाइट कॉइन या एनी अदर कॉइन, तो फिर आप उसकी माइनिंग भी कर सकते हो। द इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, द वो पैसे छापने की मशीन आपकी है, उस पर डॉलर छाप रहे हो, यूरो छाप रहे हो, पाउंड रुपए, इट्स ऑल योर्स। इवन आप ये भी कर सकते हो कि आप पार्शियल माइनिंग भी कर सकते हो, सही है कि आपने पार्शियल लिया है कि भाई एक कॉइन भी करूंगा और दूसरा कॉइन भी, ओके कैन डू इट, तो ऐसा भी है, ठीक है ना। तो वो आपकी कमांड लगी, यानी जो सिस्टम है, जो इक्विपमेंट है, जो माइनिंग सिनेरियो है, वो इट इज गोइंग टू टेक योर कमांड बिकॉज यू आर द ओनर, ओके ना। सवाल ये है कि माइनिंग रिक्वायरमेंट, इसके लिए सबसे अहम तो यही है कि मुल्क का मकामी कानून इजाजत दे, वही मैंने जो गोल्ड पे बात की। लेकिन इस पर हम बिटकॉइन माइनिंग की बात कर रहे हैं। क्या इसके लिए भाई इक्विपमेंट क्या चाहिए? नंबर वन, you need a normal system, a computer। एक तो आपको कंप्यूटर चाहिए, सही है ना। एक आपको चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, नॉर्मल स्पीड, नो हाई फाई स्पीड, सही है, नॉर्मल बट स्टेबल, स्टेबल इंटरनेट connection. Okay, you need to have one mining machine, say na, one mining machine, small mining machine, small like that, plus graphic cards, say let's say 6 graphic cards, 5 6 7 graphic cards, सही है ना। आपको कुछ देखिए, ये बस ये चीजें चाहिए, और लेकिन एक चीज मैं बताना भूल गया, आई एम सॉरी, प्लस ए वेरी चिल्ड रूम, ठंडा तरीन कमरा चाहिए आपको। इसके लिए ये बहुत अहम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो जो मशीन है वो आवाज भी करती है, हीट भी प्रोड्यूस करती है। तो अगर उसकी स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, उसकी वर्किंग चाहते हैं, चिलिंग रूम इज मस्ट, सही है ना। यानी ये ठंडा तो चलता रहेगा कमरा। इसीलिए ये बिजनेस, माइनिंग का जो काम है, ये प्रॉफिटेबल वहां है जहां पर बिजली सस्ती हो, सही है ना। जहां बिजली सस्ती होगी वहां पर ये फायदेमंद है। बिजली सस्ती नहीं होगी तो फिर ये है कि अगर बहुत ही ज्यादा महंगी होगी तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वो आपके प्रॉफिट को थोड़ा डाउन कर दिया। मैं आपको एक बताता हूँ कि एक पे बैक, एक हमारे स्टूडेंट ने उसका क्या पे बैक बना था, मैं भी आपको दिखाता हूँ, सही है ना। जैसे यूएस वगैरह में यहाँ पर बिजली, ये चीजें, गैस वगैरह को ऐसी ज्यादा महंगी नहीं, लेकिन ज्यादा महंगी क्या मैं बोलूंगा, सस्ती है, ठीक है। कॉपी करें, प्रोसीड, ऑलराइट ऑलराइट। मशीन जो है ना वो 24 घंटे पैसे छाप के देगी आपको। सवाल ये है कि बच्चे बहुत से ये भी पूछते हैं कि भाई हम सिस्टम बनाएंगे कैसे, सही है ना, इस सिस्टम हम कैसे बनाएंगे। तो देखें, एक तरीका तो ये है कि यू डू इट योरसेल्फ, खुद मेहनत करो। जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, खुद जाओ, खुद ये इक्विपमेंट, मशीनें, ग्राफिक कार्ड सब लाओ। अगर कराची की बात करो, पीपल यूज्ड टू गो सदर, वो रेनबो सेंटर वगैरह जाते थे। तो ये पूरा सिस्टम लगाने में अगर खुद मेहनत करोगे, यू विल बी डूइंग योर रिसर्च, ब्रिंगिंग स्टफ, सारी चीजें, इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग यू डू इट, 2.5 3 लाख 300,000, सही है ना। 3 लाख में, 3.5 लाख में इतना बन जाता है। यानी अमूमन ये जो गेम है ये कोई 3 लाख से लेके 1 मिलियन तक की है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको मैं कह रहा हूँ ना, टूल्स, इक्विपमेंट, जैसे गोल्ड माइनिंग के लिए होता था, इतनी है। लेकिन अब मजे की बात ये कि लोग खुद से करते नहीं। लोग बोलते हैं यार अभी हम ये सारे काम कौन करेगा, but they have investment, they have funds ready, they want to start this business, they have this intention to do it, सही है, but they don't want to go to Sadar or go to the store and do this all that, sometimes they don't have time,
समटाइम दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, बहुत सारी बात। तो इसकी होती है सर्विस, इसके होते हैं सर्विस प्रोवाइडर। बहुत पैसा बनाया 2017 में, तो 2016 17 वाज अ बूम, बहुत जबरदस्त पैसा बनाए लोगों ने। उसमें वो आपको खुद लगा के देते, सही है ना। लोग जैसे कई स्टूडेंट से मान लगवाए तो उन्होंने 5 लाख रुपए में करके दे दिया। लाख रुपए तो वो अपना ऊपर रखते ही, भाई सारा काम भी तो आपको करके दे रहे ना। 5 लाख करके देगा, 4.5 में कर दिया, 4 लाख में कर दिया। ऐसे लोगों ने मशीनें लगवाई कि सर्विसेज लेनी कि भाई मुझे सारा सिस्टम, दिस इज माय प्रॉपर्टी, दिस इज माय रूम, दिस रूम इज फॉर माइनिंग, सही ना। इस यहाँ पर ये काम होगा, सारी चीजें लाओ, ग्राफिक कार्ड्स, एवरीथिंग, इंटरनेट कनेक्शन, सब कुछ खुद लगाओ, मुझे सब कुछ करके दो। यहाँ तक के नॉट ओनली द सर्विस एंड्स हियर, कि वो आपको स्टार्ट तो कर देता है। अब जब स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद योर वर्क इज डन। अब ये वो नहीं होगा कि आप खड़े हो गए नोटें छापोगे, नहीं। अभी इसका काम खुद है, क्योंकि ये अब ग्लोबल प्लेनेट से कनेक्ट हो चुका है। अब ये अपना खुद ब्लॉक ढूंढेगा जिस पावर का ये होगा, सही है ना। कितने मेगा हैश रेट का ये है, ये उस यानी जो वट एवर इन्वेस्टमेंट यू डिड, सही है ना, जैसी स्पीड आपने लगाई और जैसा आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, उसने आपको कर दिया। अब ये 24 आवर मशीन चलेगी। लेकिन सर्विस यहाँ पे खत्म नहीं होती। कुछ लोग इस सर्विस में आगे मेंटेनेंस, कुछ इतना भी करते हैं कि वो बोलते हैं कि यार एक काम करो, तुमने हमें मशीन लगा दी, नोटें छप रही हैं, वी डोंट नो हाउ टू गेट रिवॉर्ड आउट ऑफ इट, क्योंकि आपका रिवॉर्ड भी तो बन रहा है ना। मैंने अभी आपसे कहा कि यू वोंट गेट द सैलरी आउट ऑफ इट, यू विल बी गेटिंग बिटकॉइन, आपको उस काम करने के बिटकॉइन मिलेंगे। अब पता ये चला कि जी रिवॉर्ड, मुझे तो रिवॉर्ड लेना नहीं आता, यानी ऐसे भी भोले भाले घूम रहे होते, बोलते हैं वॉलेट कैसे बनता है, रिवॉर्ड कैसे आएगा, डिजिटल वॉलेट क्या होता है। हाँ, वो सारी, तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर थे, क्योंकि आपको पता है जब एक चीज बहुत बूम पे होती है तो देयर सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज स्टार्ट वर्किंग, सही ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें एक काम करेंगे, हम तुम्हें सिर्फ ये बना के नहीं देंगे, बल्कि जो तुम्हारा रिवॉर्ड आएगा, we will help you getting that reward also, यानी तुम्हें फाइनली तुम्हारा रूम बस तुमने यूज किया एंड यू इन्वेस्टेड, तुम्हें रिवॉर्ड भी हम लेके देंगे, यानी सारी कंप्यूटेशन और गेटिंग रिवॉर्ड, सब कुछ जो कितने बिटकॉइन है वो भी तुम्हें हम लेके देंगे। यहाँ तक के पाकिस्तान में रिमेंबर के लोग बिटकॉइन, वो बोलते थे बिटकॉइन चाहिए ही नहीं, कि ये बिटकॉइन है क्या, कमाना बिटकॉइन से। लेकिन बोला जब बिटकॉइन आए तो जो पाकिस्तान में जो बायर और सेलर्स हैं, बोला हमारे बिटकॉइन को कन्वर्ट कर दो इन पीकेआर, इन डॉलर्स, व्हाटएवर द करेंसी यू वांट, मुझे ये पैसे मेरे अकाउंट में चाहिए, क्योंकि मुझे तो वापस घूम के पैसों में जाना है। कुछ तो ऐसे मासूम थे ना, उन्होंने या मे बी देयर ओन रिस्क मैनेजमेंट, उन्होंने कहा जितने बिटकॉइन लिए हुए वो ठीक है, अब जो माइनिंग कर रहे हैं व्हाटएवर द इनकम वी गेटिंग, उससे हमें घर की दाल रोटी चलानी, और पाकिस्तान में दाल रोटी चलाने के लिए यू नीड टू हैव पीकेआर, ₹5 चाहिए। तो बोलते थे एक काम करो, हमारा बिटकॉइन भी बेच के और हमारे अकाउंट में पीकेआर डलवाओ, इट्स लीगल, ओके दैट्स फाइन। कुछ बाकायदा कैश भी लेते थे कि भाई मेरे ऑफिस में आके मुझे कैश भेजा, कि मैं ये अप्रूव करूंगा और मुझे है ना उस बिटकॉइन के बदले इतना कैश चाहिए, यानी वही वंस अगेन कन्वेंशनल फिएट करेंसी। सो दैट्स द वे, ठीक है। तो पता ही चला कि जिस तरह गोल्ड माइनिंग है, ऐसे बिटकॉइन की माइनिंग है। उस माइनिंग के लिए भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, और मैंने भी आपको इक्विपमेंट बता दिया, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, ये सारी चीजें, और उसके बाद योर वर्क स्टार्ट्स। अच्छा, बैंकिंग में सैलरी मिल रही थी, यहाँ रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिल रहा है। अब जरा गौर से देखिए, मैं बिटकॉइन की टर्म में बात नहीं करता, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था ना कि आई टेल यू द पे बैक पीरियड। तो एक साहब ने लगाए थे 4, 4.5, 5 लाख से, लेट्स से 4 लाख, सही है ना, वी टॉक अबाउट 400,000 पीकेआर, सही है ना। ₹5 लगाया उसने, इन्वेस्ट किया, ये इसी में एसी लगाया, इंटरनेट लगाया, सारी चीजें, मशीन लगाई, 6 ग्राफिक कार्ड लगाए, एवरीथिंग, ओके। अच्छा, जब 4 लाख उसने पीकेआर लगाए, तो every month he was getting in PKR, because when we talk about PKR, जब इन्वेस्टमेंट पीकेआर में हुई है, तो मैं बाद भी पीकेआर में करूं, तो जो रेवेन्यू उसका बनता था वो बन रहा था करीब 50,000, सही ना, 50,000 रुपए आते थे, जिसमें से उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि 24 घंटे छापना है ना, वो आता था करीब 15,000। सो व्हाट इज द एक्चुअल नेट प्रॉफिट गेटिंग, इट्स 35,000। तो इसका मतलब ये हुआ, जब महीने के, दिस वी टॉकिंग अबाउट मंथली प्रॉफिट, जब 35,000 महीने के बना रहे हो, तो ये जो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ऐसा कौन सा बिजनेस होगा यार कि ये बिजनेस, ये इन्वेस्टमेंट कितने में रिकवर हो रही है,
ये रिकवर हो रही है इन 12 मंथ्स, यानी 12 महीने में वो सारे इक्विपमेंट वो सब फ्री हो जाएंगे। ऐसे ही हो रहा है। लेकिन ये बात कर रहा हूँ बूम की, कि जब काम हो रहा था तेजी से दबा के और रिवॉर्ड मिल रहे थे बिटकॉइन में, तो 12-12 महीने में इससे कम में लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर की। इक्विपमेंट मशीन जो माइनिंग इक्विपमेंट थे, मशीनें थी, उसको रिकवर की। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि इफ इट इज लाइक 15,000, अगर ये 15,000 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बिजली और सस्ती हो जाए तो अगर ये 7,500 पे आ जाए तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, जल्दी बढ़ जाएगा। सही। तो इसीलिए उन ममालिक में ज्यादा अच्छा है कि जहाँ पे दे हैव चीप इलेक्ट्रिसिटी। ओके। अच्छा जी। सो हमने ये बात कर ली, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। क्या? ऑलराइट। अच्छा, नाउ व्हाट इज speed or computation of system or machinery? ये टर्म यूज होती है ना, कौन सी टर्म यूज होती है? हैश रेट। पीपल विल टॉक अबाउट दिस थिंग, हैश रेट। बोलेंगे जी हैश रेट क्या है? ये बोलते हैं ना जी मेरी मशीन जो है वो 140 मेगा हैश रेट, या लेट्स से 130 मेगा हैश रेट, 200 मेगा हैश रेट, या गीगा हैश रेट। क्योंकि अभी तो बहुत बड़ी बात करें ना, स्पीड कंप्यूटेशन की बात करें, योटा, टेरा, इस पे बात करें। So when you say 1 mega hash rate, right? Million hashes per second. समझ लीजिए, जब कह रहे हैं ना 1 मेगा, इट कुड बी, यानी और आप इससे नीचे चले जाए तो आप 1 किलो पे चले जाए, आप इससे ऊपर चले जाए तो आप मेगा है, गीगा है, टेरा है, इवन जो सबसे पावरफुल है योटा, यानी 1 ट्रिलियन हैशेस पर सेकंड, 1 ट्रिलियन हैशेस पर सेकंड, यानी विद 24 zeros। इधर मैं लिख नहीं सकूंगा, सही ना? 1 ट्रिलियन हैशेस पर सेकंड। अच्छा, सवाल ये कि ये हैश रेट से मुराद क्या है? हैश रेट से क्या मुराद है? हैश रेट से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर होता है ना, जरा तवज्जो से, एक कैलकुलेटर होता है, या और इजी करें, मैं आपको देता हूँ 5 ताले, सही है ना? यू हैव 5 लॉक्स, 5 कॉम्बिनेशन लॉक्स, सही है? और मैं आपसे कहता हूँ ये 5 ताले आपको खोलने हैं, ठीक है ना? कोई अल्फा न्यूमेरिक, कोई ऐसे पासवर्ड्स हैं या नॉर्मल ताले, कुछ भी। कौन कितना जल्दी इन तालों को अनलॉक कर लेता है, यानी अनलॉकिंग, अनलॉकिंग जो है ना, यानी मैं कह रहा हूं कि आप कितना स्पीड से, कितना क्विक कंप्यूटेशन कर लेते हो। बिल्कुल यही सूरत हाल इस हैश रेट, यानी हैश रेट से मुराद क्या है? इट टेल्स यू एक्चुअली द पावर ऑफ द सिस्टम, सही ना? द पावर ऑफ कंप्यूटेशन, ये जो मैं लिखा ना, द कंप्यूटेशन पावर। असल में जो माइनर्स हैं, जो माइनर्स हैं वो असल में कर क्या रहे हैं? माइनर्स जो हैं दे गिव पावर, दे गिव, ये ताकत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं सिस्टम को, दे गिव पावर टू द सिस्टम। जो ओवरऑल सिस्टम है उसको माइनर्स जो है वो ताकत दे रहे हैं, है ना? ये पावर दे रहे हैं उस सिस्टम को। तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन अब कौन कितना ताकतवर है, ये वैसे ही जैसे इंटेलिजेंस, कि कौन कितना। मिसाल के तौर पे मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं, पहले 5 ताले, 3 ताले, 4 ताले, मैं कितना मेरा कंप्यूटेशन पावर है कि मैं उन तालों को अनलॉक करता हूँ, एंड देन आई विल फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी, एंड देन वंस डन विद इट I'll get the reward, I'll go find another one, another option, another chance। यानी हर कंप्यूटेशन का मुझे क्या मिल रहा है? रिवॉर्ड मिल रहा है ना। यही अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि असल में माइनर्स जो है ना, आपको खुद नहीं ढूंढना, आपका जो सिस्टम कनेक्ट है ये खुद ढूंढ रहा है ट्रांजैक्शंस। उसके बाद once it's done, one computation is done, one authorization is done, transaction is fixed, they find another block, फिर उसके बाद अनदर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट कर दी है तो अब आप क्या चाहते हो कि भाई ढूंढते रहो और करते रहो,
सही है ना, जितने छपते हैं छपे और हमें मैक्सिमम बिटकॉइन लेने, मैक्सिमम रिवॉर्ड लेना है। ये है वो माइनर्स की मोटिवेशन। इसीलिए अब डिपेंड करता है कि आप कितना पावरफुल सिस्टम लगाते हो, सही है ना। अब जैसे मैंने ये मेगा हैश रेट वाली बात आई कि भाई 140 का लगा लिया, 150 का लगा लिया, इट डिपेंड्स कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना ग्राफिक कार्ड और आपका सिस्टम कितना पावरफुल है। जितना वो पावरफुल होगा उतनी तेज वो कंप्यूटेशन करेगा, देन यू विल गेट द रिवॉर्ड ऑफ इट। सही है ना। थोड़ी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। ओके, मैंने ये आपको भी पाकिस्तान की बात कर दी कि अगर आपको बिटकॉइन नहीं भी चाहिए एंड यू वांट कन्वर्ट इनटू कैश, अकाउंट में चाहिए अकाउंट में मिल जाएगा, और अगर आपको कैश चाहिए तो लोग आपको कैश भी ला के देते हैं। ये हमारी बात होगी, ठीक है ना। तो अगर इन केस, अच्छा देखो मजे की बात यही है कि जब किसी चीज की डिमांड नहीं होती, या जब when let's say the law does not allow you, तो तब तो चीजें सस्ती होती है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सही है ना। जब लेट्स से हम बोलेंगे यार तो ये अलाउ ही नहीं है, तो उस मुल्क में तो वो चीज सस्ती होगी ना, उसको कोई देखेगा नहीं। दो वजूहत हो सकती है। एक वजह कि भाई लॉ इजाजत नहीं दे रहा, नोबडी इज डूइंग इट, तो उस वक्त तो वो कंप्यूटर भी वो और वो मशीन भी और ग्राफिक कार्ड भी कोई नहीं, इवन द सर्विस प्रोवाइडर्स दे विल बी डूइंग इट फॉर फ्री, और बहुत कम पैसों में काम कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब एक चीज को लॉ इजाजत दे देगा तो भागेंगे। अच्छा मजे की बात ये है कि लेट्स से द लॉ अलाउज यू, बट बिटकॉइन वैल्यू गोज डाउन। आपको पता है जैसे ही किसी चीज की वैल्यू गिर जाती है तो कोई है ना, वरना तो हर वक्त हर थोड़ी देर में देखते रहते हैं कि यार अभी क्या रेट चल रहा है, अभी क्या रेट चल रहा है, यू ट्राई टू रिफ्रेश द ऐप एंड ऑल। पता चला लॉ ने इजाजत दे दी लेकिन बिटकॉइन चार्मिंग नहीं रहा। हाँ, उन पर्टिकुलर ईयर्स में या उन पर्टिकुलर मंथ्स में द बिटकॉइन इज नॉट चार्मिंग। तो अब क्या होगा, वंस अगेन उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो उस वक्त उन मशीन्स को बाय कर लेते हैं, उन इक्विपमेंट को बाय कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त तो सर्विस प्रोवाइडर भी फारिग बैठे हैं, मशीनें भी फारिग बैठी, सब है। बल्कि जो एग्जिस्टिंग है दे ट्राई टू सेल इट, यार हमारी चीजें ले लो, हमें तो अब करने की जरूरत ही नहीं। तो पता ये चला कि उस वक्त एज अ सेकंड बायर समटाइम, और जब things are slow, even the service provider they'll be doing this service for you for let's say वेरी चीप। जैसे मैंने कहा अगर 1 लाख ले रहे थे तो 50,000 रुपए कर देगा, 25,000 रुपए काम कर देगा। तो ये भी एक बड़ा ऑप्शन है जो लोगों से अभी बात होती रहती है, वो कहते हैं कि हाँ जी अगर तो ये चीज इन फ्यूचर फिर अप्रूव, जो कि ऐसा लगता है, सही है ना। पाकिस्तान की अगर बात करो, दुनिया में तो चल ही रहा है ना, सही है ना। पाकिस्तान में तो यूट्यूब भी बैन हो गया, तो क्या करें, कितना टाइम बैन रहा है। यूट्यूबर्स जो हैं वो कितना टाइम पीछे चलेंगे, बिकॉज वंस इट्स लेट्स से इफ द लॉ डज नॉट अलाउ यू एंड यू हैव huge content on your channel and let's say you have a specific public in that region, it's a big risk। फिर जिनको भी चलाना होता था वो VPN के थ्रू और इस तरह चलाते थे, लेकिन ओवरऑल तो डाउन ही था ना। अगर मिसाल के तौर पे बोले यार फेसबुक उसको हम बंद कर दें या इंस्टाग्राम को बंद कर दें, तो आपका जो फेसबुक पेज है और आपकी जो दुकान है, जिसको मैं दुकान बोलूंगा ना, इफ यू डूइंग अ बिजनेस और एनीथिंग, वो सब तो क्रैश कर गया ना उधर। बिल्कुल यही मामला उसका भी कि भाई वो अगर लॉ इजाजत नहीं दे रहा कैसे करेंगे। लेकिन फिर लोगों के पास ऑप्शन भी होता है कि भाई क्या करें, अगर जैसी इजाजत मिलेगी विल गेट इट एंड डू इट, सही। अच्छा जी, तो मैंने आपको बता दिया कि वो अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है, इन सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट सतोशी विजन, मुझे आपके साथ करना था। ओके, नाउ समथिंग इंपॉर्टेंट, बिटकॉइन having the term come from सही है ना, रिवॉर्ड। दुनिया में अमूमन सैलरी बढ़ती है, दुनिया में सैलरी बढ़ती है, यहाँ सैलरी कम हो रही है, यहाँ सैलरी कम हो रही है आफ्टर एवरी 4 years, हर 4 साल बाद सैलरी कम हो रही है, रिवॉर्ड कम हो रहा है। यानी अगर आप देखें द बिगिनिंग, if you see 2000 let's say 9, अगर उसमें आप देखें तो जो रिवॉर्ड था वो था 50 BTC। जो रिवॉर्ड मिला करता था कि पर ब्लॉक माइनिंग पे जो रिवॉर्ड मिलते थे वो 50 BTC, यार मजे लगे हुए थे भाई। यानी एक बिटकॉइन, एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में अगर ये 17 मिलियन हो, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन पे 0.0022 ये बात हो रही है, 0.0023 ये बात हो रही है, और एक तरफ एक ब्लॉक माइन करने के आपको कितने मिल रहे हैं, 50 बिटकॉइन यू गेट इट, सही है ना। यानी उस वक्त, लेकिन जाहिर उस वक्त तो $100 मिलियन का तो पैसा भी था, वही बताया ना कि वो तो ट्रांजैक्शन ही ऐसी हुई थी कि उस वक्त तो किसी को होश ही नहीं था, जस्ट गॉट इट, रख दिए, भूल गए।
हाँ? कुछ के नजदीक तो बिल्कुल यूजलेस चीज थी, लेकिन ऐसे ही पड़े रह गए, बाद में उनको पता चला। ऐसे भी किस्से हुए दुनिया कि भाई यूजलेस से वो पड़े कॉइन्स, बाद में पता चला कि दे आर रिटायर्ड, यानी उन्होंने कहा काम करने की पूरी जिंदगी जरूरत ही नहीं, तो ये तो मिलियंस की गेम खड़ी होगी। तो जब ऐसे ही मिल रहे हो, अनलिमिटेड मिल रहे हो, तो यानी 50 बिटकॉइन, ठीक है ना, मैं आपसे कहता हूँ कि एक बिटकॉइन रखना भी, वो भी बड़ी बात हो जाएगी आगे फ्यूचर में, इफ थिंग्स गोज वेल। सही है ना सारी चीजें। इवन अभी भी अगर आप देखें तो इसने 19,000 प्लस इसको टच करके आ गया डॉलर्स में। तो अगर पाक रुपये में देखो तो कितना बनता है, करीब 40 लाख रुपए जैसे हैं, 40 लाख रुपए जैसा बिटकॉइन। तो पता ही चला कि 50 बिटकॉइन मिल रहे हैं, यानी जो बड़े सेठ होंगे, बड़े मिलीनियर इन्वेस्टर्स होंगे, वो एक बिटकॉइन तो नहीं रखेंगे, उन्होंने तो यकीनन ज्यादा बिटकॉइन रखे होंगे अपने वॉलेट्स में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर एवरी 4 years, अच्छा मजे की बात यह है कि जैसे ही इसका रिवॉर्ड कम होता है तो ये जंप लेता है, क्योंकि ये कमोडिटी रेयर हो जाती है, ये कॉइन रेयर हो जाता है ना, कि भाई अब कम मिल रहे हैं, कम माइनिंग हो रही है। ये देखिए क्या भाई अभी क्या हो रहा है, 18.3 18.4 मिलियन इधर अगर ये पहुंच गया है, तो अब आप बताएं कि अब ये रह कितना गया, कुछ भी नहीं। ये तो 2 मिलियन की बात रह गई, सही है ना, 2-2.5 मिलियन की बात रह गई, उसके बाद खत्म गेम, गेम ओवर। उसके बाद तो माइन ही नहीं होंगे, तो जिसके पास है उसके लिए तो वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए उसके बाद होता क्या है, जैसे आफ्टर एवरी 4 ईयर, जैसे 2012, यही ये हाफ कितना हो गया इसका, 25 बिटकॉइन मिल रहे हैं। यानी अब जो रिवॉर्ड है वो कम मिल रहा है ना, दुनिया में जो बिटकॉइन माइन होकर आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, सही है ना, सप्लाई और स्लो हो गई। कैसे, 25 हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद थिंक इट वाज 2016, फिर 17 में फिर जंप कैसी हुई थी, वो कितना हो गया, 12.5, 12.5 बिटकॉइन पर ब्लॉक माइनिंग। एंड देन इट हैपेंड इन 2020, 6 पॉइंट इसका आधा हो गया, 25 बिटकॉइन। और अब ऑप्शन कब बनता है, 2024 में बनता है, जब ये करीब कितना हो जाएगा भाई, 3 बिटकॉइन, सही ना, पूरे ब्लॉक माइन करने पे यू गेट 3 बिटकॉइन, सही ना, कहाँ 50 से बात चली रही। और जैसे ये बिटकॉइन हाविंग होती है, ये लेता है जंप एकदम उसके, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, जब किसी चीज की सप्लाई रेयर होगी तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक अ जंप। आप 2016 में देखें कि जब ये ड्रॉप हुआ 12.5 पे, तो उसके बाद प्राइस जबरदस्त, तब तो खैर पूरा बबल ही बना था। इसी तरह 2020 में भी आप देखें कि इसने जंप कैसी ली थी। आप कुछ टाइम पहले देखें तो 3K, यानी डॉलर में बात कर रहा हूँ, सही है ना, 3,000 से चल के ये किधर आ गया, 10,000 डॉलर पे आ गया। जैसे ये हाफ होगा तो एकदम ये प्राइस पे जंप, ये जंप लेगा। अच्छा, अब 2024 उसका वेट है कि भाई क्या होता है, लेट्स से तीन बिटकॉइन मिलेंगे तो उस वक्त प्राइस इसकी किधर जाती है, एग्जिस्ट करता है क्या नहीं है। ओके, यानी कि ऐसा ही है, जो बच्चे कंपनी अकाउंट्स को समझते हैं ना, या अकाउंटिंग को समझते हैं, या स्टॉक्स को समझते हैं, तो वो यूं समझ लें कि दिस इज लाइक अ बोनस शेयर। ये जो कंपनी देती है ना बोनस शेयर, रिवॉर्ड शेयर, गिफ्ट शेयर, यानी विदाउट एनी कंसिडरेशन जो आपको शेयर मिलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो ये भी ऐसे ही हो रहा है कि जो माइनर्स हैं उनको एज अ रिवॉर्ड जो बोनस शेयर मिल रहे हैं वो इस शक्ल में मिल रहे हैं, लेकिन पहले अप्रोच कुछ और थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हाफ होके कम होती जा रही है ना, जैसे आ रहा है वो प्राइस पर जा रही है। अच्छा जी, मैं आपके साथ थोड़ी बात करना चाहूंगा बबल पे, और यस विल टॉक अबाउट बबल नाउ। ओके, बबल से मुराद क्या है, बबल से मुराद क्या है, कहते हैं ना बबल, .com बबल आया था दुनिया में, हाउसिंग बबल आया यूएस में, .com बबल आया, जापान में रियल एस्टेट बबल आया, ठीक है। बबल से मुराद क्या है, बबल वो कि जिसका यानी एबनॉर्मली प्राइस go up for any, let's say, stock, any commodity, or say property, anything, say ना डिजिटल एसेट कुछ भी हो, कि उसकी प्राइस एबनॉर्मली ऊपर चली जाए। एबनॉर्मली यानी यू हैव नो पास्ट प्रेसिडेंट, कोई आपके पास पीछे पास्ट में प्रेसिडेंट हो ही ना, आपके पास कोई हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट ना हो कि ये अचानक क्या हुआ कि अचानक इतनी ऊपर चला जाए, सही है। अच्छा, कुछ बबल्स ऐसे होते हैं
कुछ बलून ऐसे होते हैं जो इजी टू प्रेडिक्ट होते हैं, सही ना, लेकिन कुछ बलून ऐसे होते हैं विच आर वेरी डिफिकल्ट, कि जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है कि यार ये बबल को कैसे, अच्छा जब बबल है तो इसका मतलब फिर उसके बाद उसने क्रैश भी करना है, बबल है ना, क्रैश, उसने बर्स्ट भी होना है। दुनिया में जो बबल बने वो बर्स्ट भी हुए, क्रैश भी हुए, खत्म भी हुए लोग, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहला बबल अगर आप देखें तो वो कहाँ नजर आता है, मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ बबल ऐसे हैं जिनको समझना मुश्किल होता है, और कुछ बबल ऐसे हैं जिन पे लोग फिर थोड़ी सी प्रोजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं और पहले से ही, जैसे अगर मैं आपको बताऊं 2007 जो यूएस में हाउसिंग बबल जो बस्ट हुआ था, तो मुझे एक सिटी बैंक के एक साहब ने, ही वाज इन यूएस, उसने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई थी, क्योंकि मेरा खुद अपना सब्जेक्ट भी रिस्क मैनेजमेंट था। उसने मुझे वो स्टोरी लेमन ब्रदर्स जो कोलैप्स हुई थी, यानी 2007 की चीज या 8 की चीज, हाँ 2008, वो चीज उसने मुझे 2006 2007 में सुना दी थी। क्यों? क्योंकि कुछ बबल्स ऐसे होते हैं जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो कि यार इफ द इंटरेस्ट रेट इज गोइंग दिस वे, इफ दिस इज द सप्लाई ऑफ करेंसी, इफ दिस इज द डिमांड गोइंग ऑन, ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, तो लोग पहले से प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं कुछ चीजों में, कुछ चीजों की प्राइसेस पे पहले आइडिया हो जाता है क्या, सही ना, इवन अगर वो बबल भी है, लेकिन कुछ बबल्स को प्रोजेक्ट करना मुश्किल है। जैसे अगर हम सबसे पहली बबल की बात करें, तो जो सबसे पहला बबल है वो था, आप बड़े हैरान होंगे कि इट वाज अबाउट दिस ट्यूलिप, यानी ये फूल, ट्यूलिप फ्लावर, सही ना, जिसको कहा गया ट्यूलिप मीनिया, यानी इसकी प्राइस एकदम ऊपर चली गई। जब मैंने इसकी डेट लिखी है, ये आया था, हाँ इट वाज नवंबर 1600 माइनस 1636, यस नवंबर 1636, प्राइस इसकी 20 टाइम्स अप चले गई, फूल फूल की पत्तियां सब महंगी, हाँ ट्यूलिप मीनिया डच का ये था, और उसके बाद ये कोई 3 महीने में जाके फिर क्रैश हुआ है, कुछ जैन फैब इस तरह, फैब 37 1637, उसमें ये क्रैश हुआ और 99% जैसे क्रैश हो गया, यानी अगर लेट्स से 100 की चीज थी तो बढ़ के कितनी हो गई, 2000 की हो गई, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, $100 की एक चीज थी तो बढ़ के कितनी हो गई, $2000 की, और बाद में ड्रॉप हुई 99%, तो कितने की रह गई, जस्ट $20, दैट्स इट। तो ये सबसे पहला बबल था जिसको, जो ये ट्यूलिप जो फ्लावर पे आया था, और वो बबल यानी इसकी प्राइस एकदम, मैंने अभी आपसे कहा कि बबल ऐसा कि जिसको प्रोजेक्ट करना मुश्किल, सही ना, उसको प्रोजेक्ट करना मुश्किल, और उसके बारे में अगर लोग अपनी अपनी स्कूल ऑफ थॉट होती है बात करते हैं, तो दिस वाज द फर्स्ट बबल एंड दिस हाउ इट बर्स्ट, और ये क्रैश हुआ कि कहां से कहां गया और फिर आउट। अच्छा, इसी तरह एक दूसरा बबल आया था, वो था कुछ 17 का, वो आया था जैसे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉन्सेप्ट था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बबल नहीं थी, सॉरी, मैं आपको फिर मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। फर्स्ट वाज ट्यूलिप, सेकंड वाज, ये था यूके का में था, और ये 17 कौन सा था, 1720 सेकंड बबल जो था यस, साउथ सी बबल, ये लॉ पे आया था असल में, कि भाई लोगों को ये लगा कि कंपनी जो है उसको, जो गवर्नमेंट है ना वो उसको इतने इख्तियारात दे रही है कि ये कंपनी जो है ये मोनोपोली में चली जाएगी, यानी इस कंपनी का जो है ना कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, ये कंपनी जो है वो मोनोपोली में चली जाएगी। तो जाहिर है जब लोगों ने ये सोचा कि भाई एज पर यूके लॉ कंपनी जो है वो मोनोपोली में होगी, तो ऑटोमेटिकली उस चीज की डिमांड बढ़ गई, और लोग जाहिर है पीपल स्टार्ट ग्रीडी, हाँ एक्वायरिंग द स्टॉक्स। तो उस वक्त उसकी प्राइस थी कुछ 128 पाउंड, और वो फिर ऊपर जाके कितनी हो गई 1050 पाउंड, सोचें कितना ऊपर चला गया भाई, 128 पाउंड की चीज 1050 पाउंड हो जाए, एंड देन क्रैश, जब लोगों को पता चला कि इट वाज मिसकम्युनिकेशन, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, कोई ऐसी मोनोपोली नहीं होनी थी, और वो बाद में कोलैप्स कर गया, सही है ना। ये थी साउथ सी बबल, साउथ सी बबल। अच्छा, उसके बाद फिर एक जो थर्ड बबल था दुनिया में जो बड़ा बस्ट हुआ, वो था जापान, शायद आपने सुना भी हो, रियल एस्टेट बबल, रियल एस्टेट एंड स्टॉक बबल।
ये तो ज्यादा अर्सा चला था, 4-5 साल चला था ये, 85 से 91 इस तरह, 91 इस तरह, सही ना। जापानीज येन अप्रिशिएट हो गया, एकदम चीजों की डिमांड बढ़ गई, धड़ाधड़ लोग, प्रॉपर्टी मार्केट ह्यूज बूम ऊपर, स्टॉक्स ऊपर, सब कुछ ऊपर, यानी एहसास ही नहीं रहा कि भाई क्या वजह बन रही है, चीजें ऊपर जा रही हैं, लोग बाय कर रहे हैं, लोग तो सारे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें। अच्छा, बबल भी तो क्रिएट करने वाले कुछ शैतानी दिमाग होते हैं ना, उसके बाद लोगों को उसके पीछे लगाते हैं। दवा के रियल एस्टेट ह्यूज हिस्ट्री हाई ऊपर, स्टॉक सब ऊपर, और 5 साल के अंदर फिर वो क्रैश हो गया। यानी लोगों के नजदीक ये था कि भाई अब इससे ये तो और बहुत ऊपर जाएगा, सब कुछ ऊपर रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसको भी फिर एक दफा उसने भी क्रैश हुआ। तो ये जापानीज बबल, ये एक तारीख में बड़ा फेमस बबल माना जाता है। ट्यूलिप बबल, यूके का ये जो साउथ सी बबल, जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको यूके की गवर्नमेंट कहती है कि इसको मोनोपोली करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो बस्ट हुआ। पर जापानीज ये बबल, उसके बाद जो बड़ा फेमस बबल है वो जरूर आपने सुना होगा, जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में आया, डॉट कॉम बबल, यूएस का डॉट कॉम बबल। फोर्थ वन वाज डॉट कॉम बबल। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इस पे फैंग स्टॉक्स, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। अब लोगों का जो इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है टेक्नोलॉजी कंपनी पे, ये प्योरली टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनीज है ना, इन पे अब लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कोविड-19, इस वजह से हाई हुआ, उसमें तो इन्होंने बहुत ही कमाया है अमेजॉन और इन सब ने, टेक्नोलॉजी बेस्ड, ये फैंग स्टॉक्स, इसका बकायदा अपना इंडेक्स भी अब यूएस में, सही है ना, ये न्यूयॉर्क स्टॉक्स में इसका बकायदा अपना इंडेक्स है, फैंग इंडेक्स। लेकिन मजे की बात होगी कि ये सिर्फ हम अभी नहीं देखा हमने कोविड में, हमने ये चीज पीछे भी नोट की कि भाई लोगों का कॉन्फिडेंस अब टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज पे बहुत ज्यादा, बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन। तो whether you talk about retail, production, manufacturing, और या आप बात करें नॉर्मल सोशल मीडिया, आम आदमी, गेमिंग, व्हाटएवर, चाहे आप प्रोफेशनल से लेके पर्सनल लेवल पे किसी भी लेवल पे बात करें, तो अब तो ये स्टॉक्स ऊपर गए। लेकिन जब हम इसकी बिगिनिंग की बात करते हैं तो उस वक्त इट वाज अ बबल, एक बड़ा बबल बन गया था, यानी बाकायदा जो नेस्डैक का जो इंडेक्स वैल्यू वो 500 से 5000 तक चले गए थे, यानी इस लेवल का बबल बन गया था ये, और उसके बाद ये भी क्रैश हुआ। बड़ा फेमस है ना कि डॉट कॉम बबल, इसी नाम से मैं जानता था ना, डॉट कॉम बबल। टेक्नोलॉजिकल कंपनीज पे लोगों का इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन उसके बाद वो क्रैश हो गया, क्योंकि नॉर्मली है। और ये भी क्रैश उसी टाइम हुआ था जब वो एनरॉन वगैरह ये कोलैप्स हुई थी, सही है ना, उसी में, यानी मिड 2000 का। उसके बाद जो आया था, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, वो आया था यूएस हाउसिंग बबल, जो 2008 में फिर रिसेशन आया था, सही है ना, यूएस में। और आपको याद होगा कि ये बैंक भी कोलैप्स हुई थी, फेमस लेमन ब्रदर्स, ये कोलैप्स हुई थी। यानी प्राइसेस हाउसिंग की 2001 से शुरू, 2002, 3, 4, 5 एबनॉर्मली, जिन ने प्लॉट्स, घर, ये वो सब ले रखे थे, एबनॉर्मली, यानी लोगों के लिए लेना एक मुश्किल ही हो गया था मामला, ठीक है ना। लग रहा था कि जी प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगी, लेकिन जाहिर है कब तक एक इकोनॉमी इसको सर्वाइव करेगी, बिलाखिर वो क्रैश हुई, सब खत्म। तो उस पर बकायदा वो एक दिखाया था, एक जोक भी दिखाया था कि एक बाप जो है ना वो अपने बच्चे को कह रहा है कि ये रहा हमारा घर, सही है ना। तो बच्चे ने जो है ना वो बाइनोकुलर्स लगा और उसने चेक किया, तो घर तो था ही नहीं, सही ना। तो ऐसे लॉट दिखा रहा था कि यार अभी हम यहाँ घर बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगी, ये वो। तो दूर दूर तक देख रहे हैं, वेयर इज द हाउस, तो असल में घर था ही नहीं, सही है ना। वो सारी बातें किताबी, यानी सारे जो नंबर्स ऊपर जा रहे थे वो सब किताबी नंबर्स थे, ठीक है ना, कि उसको लेके कि भाई यहाँ पर हम मॉर्गेज, हम लोन देंगे, हर एक को लोन दिया जा रहा था। गुड फैमिलीज बाय लुकिंग एट द क्रेडिट स्कोर एंड द बैड फैमिलीज, सबको लोन दे रही थी बैंक। जब सबको लोन दे दोगे तो जाहिर है वो सस्टेन तो करेगा नहीं, वो सर्वाइव तो करेगा ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जो लोन दिया जाता था वो रिस्केबल बनता था, वो आगे बिक जाता था। फिर वो रिस्केबल, यानी हो ये रहा है, इजी करके मैं आपको समझाऊं तो ये है कि लोन मैंने आपको दिया है, लेकिन अल्टीमेटली यू विल हैव टू पे लोन टू दैट गाय, क्योंकि मैंने आपको आपकी जो फाइल थी उसको बेच दिया, ये मेरे पैसे हैं, आई एम द लेंडर,
मैंने आपको ये पैसे दिए हैं कि चलो तुम इस पर घर बनाओ, और मैंने कोई आई डिडंट लुक एट योर क्रेडिट रेटिंग, कुछ भी नहीं देखा, मुझे पता है आप बिल्कुल फारिग हो, थोड़े दिनों में कोलैप्स कर जाओगे ना, आपकी जॉब अच्छी कुछ भी नहीं, बट आई जस्ट सोल्ड इट बिकॉज आई हैड टू गेट माय कमीशन, मुझे अपना कमीशन बनाना था, मैं ऐसा बैंकर था, सही ना, मुझे बैंक ने प्रेशर डाला हुआ था कि बेचो बेचो बेचो, जितनी फाइलें बेचनी बेचो, मैंने धड़ाधड़ लोन देना शुरू कर दिए, आपने जाके मार्केट में से घर खरीदना शुरू कर दिए, घरों की प्राइसेस ऊपर, जैसे मैंने आपको लोन दिया यू बिकम माई रिसीवेबल, आप अब मैंने आपसे पैसे भी तो लेने हैं ना, लेकिन मैंने कहा पैसे लूंगा नहीं, मैंने दूसरी बैंक को भेज दिया, मैंने तीसरे इन्वेस्ट उसने आगे भेज दिया, यानी अल्टीमेटली अब आपने लोन मुझसे लिया था, लेकिन मैंने वो जो राइट टू रिसीव लोन है वो किसी और को भेज दिया, दूसरे ने तीसरे को भेज दिया, तीसरे ने चौथे को। अब जब आप कोलैप्स करोगे, अच्छा फिर सारी चीजें इंश्योर्ड भी, फिर वही चीजें सारी स्टॉक्स पे बैठी, यानी पता ये चल रहा कि लोन मार्केट वो भी ऊपर, और जी आपकी हाउसिंग की प्राइसेस वो भी ऊपर, हर चीज की डिमांड ऊपर, हर आम आदमी घर बनाया जा रहा है, सही है ना, यहाँ पर बैंकिंग जो है वो भी इंजॉय कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स भी ऊपर, जो बाकी जो फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रही सब कुछ ऊपर, कितने दिन ऊपर रहेगा, तो इट वाज अ बिग बबल, हाउसिंग बबल। अच्छा उसके बाद जो एक बबल जिसको मैंने अभी आपसे कहा कि देयर टू स्कूल और दो किस्म के एडवोकेट्स हैं, वो एक कहता है कि भाई बिटकॉइन बबल है, हाँ अब ये छठा, इसको कहते हैं कि क्या भाई क्या बिटकॉइन एक बिटकॉइन है बबल, क्या ये बबल है, अच्छा जब बबल है तो फिर बस्ट होता है, क्या ये बबल है या नहीं है, तो अगर आप इसका ट्रेंड उठा के देखें 2009 10 11 12 व्हाटएवर, तो अगर आप देखते हैं तो 2017 में जो प्राइस आपने देखी, जो हाई इसने किया 19, लेट्स से 19 और 20 में कर दूं 19,000 समथिंग, सही है ना, जब ये इधर तक गया उसके बाद ये कोलैप्स हुआ था, सही है ना, कहां तक आया था 3,000 तक, तो हम ये तो जरूर कहेंगे कि हाँ भाई इट वाज अ बबल, एक बबल तो था कि यार एक चीज को तुम अगर आप इसकी या अगर आप ऐप डाउनलोड करें तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको एक तो ये बताता है कि इन एन आवर हाउ मच इट गोज अप एंड डाउन, सही है ना, अगर मैं इसको यहाँ देखूँ ना तो मुझे बताता है कि एक घंटे में कितना ऊपर नीचे हुआ, व्हाट वाज द हाईएस्ट व्हाट वाज द लोएस्ट, ये पूरा ग्राफ मुझे बताता है, एक दिन में कितना हुआ, एक हफ्ते में कितना हुआ, एक साल में कितना हुआ, और फिर ये मुझे बताता है लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम में ये कितना ऊपर गया कि भाई 0 से लेके 0.0208 से लेके $20,000, और उसके बाद फिर ये क्रैश करे $3,000 पे, तो एक बात तो हम बोलेंगे कि यस 2017 वाज अ बबल ईयर, ये बबल तो था और बबल गिरा भी था, बट सेकंड जो स्कूल है, हम इसी को अगर आगे कंटिन्यू करें तो वो क्या है, वो कहते हैं कि नहीं इट्स नॉट अ कंप्लीट बबल, क्योंकि शायद मैं भी यही कहूँ कि इट्स नॉट अ कंप्लीट बबल, कि पूरी तरह बबल नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपने देखा कि फिर 3,000 से ये चला, क्योंकि बबल तो इसके मामले में जब क्रैश हुआ तो क्रैश हुआ, सही है ना, 3,000 से ये चला, तो फिर जैसे ही वो उसकी रिवॉर्डिंग हाफ हुई और उसके बाद फिर उसने चल के 2020 में अपनी जगह पकड़ी, $10,000 तक गया, बल्कि उसको क्रॉस भी किया, तो ऐसा लगता है कि बबल है भी 2017 के अगर ट्रेंड को देखें, लेकिन एक एंगल से ये भी लगता है कि इट्स नॉट अ जीरो बबल, जीरो बबल नहीं। फिर दूसरा ये कि उसके विजन को देखते हुए, उसकी सप्लाई को देखते हुए, लिमिटेड सप्लाई को, और बाय लुकिंग एट द फ्यूचर, कि भाई फ्यूचर जो है वो है ही, क्योंकि बाकी जितनी अभी आप देखें ना कई ममालिक ऐसे हैं रेगुलेटिंग दिस थिंग, कि भाई इससे रेगुलेट करना है, सिर्फ इस कॉइन की बात नहीं हो रही, बाकी जो दूसरे कॉइन है उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रिपल है, तो रिपल को बैंक ऑफ अमेरिका यूज करता है, क्योंकि मैंने आपको जब फर्स्ट डे ये बात की थी कि एफिशिएंट यूज, ट्रांजैक्शन फीस वो कम, वेस्टर्न यूनियन हो गया या मनीग्राम हो गया कुछ भी, तो फ्यूचर तो बात ही कर रहा है एफिशिएंसी की, फ्यूचर बात ही कर रहा है ग्लोबलाइजेशन की, डिजिटलाइजेशन की, इसी की बात हो रही है, अभी मैंने लिखा भी फैंग स्टॉक्स है ना, जब पूरी बात ही इन सब चीजों पे हो रही है, और people are they scared about this inflation and hyperinflation thing and about the supply of this thing and they want convenience, तो इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए, सिस्टम को देखते हुए, डिसेंट्रलाइजेशन को देखते हुए, इससे ऐसा लगता है कि बस ये फ्यूचर है, लेकिन वंस अगेन बबल की प्रोडक्शन भी नजर आती है, क्यों, क्योंकि जाहिर है कहीं रेगुलेशन नहीं है, कोई जानता नहीं है उसको, सतोशी को, सारी चीजें हो जाए पीछे हट जाए तो भाई बैकिंग किस बात की है, तो फिर वहां पर वही बात आती है, फॉर अस पीपल लाइक अस एज अ ट्रेनर, एज अ ट्रेनी, एज इन्वेस्टर, एज अ रिटेलर, सही है ना, तो उनके लिए ये बात आती है कि उतने कि भाई अगर चले गए तो हमारे लाइफ स्टाइल पे तो फर्क ना पड़े, हाँ हमारी जॉब पे फर्क ना पड़े, जैसे कुछ लोग अपनी जॉब छोड़ के काम करने की बात करते हैं, कभी एडवाइजेबल नहीं है मुझे, बल्कि एक बच्चे ने कहा कि सर मैं लोन लेके काम करूंगा, ऐसे नो फॉरेक्स लोन लेके करूंगा, नो
कमोडिटीज लोन लेके करूंगा, नो। स्टॉक्स के लिए मैं फिर कह सकता हूँ भी, स्पेशली इफ इट इज ब्लू चिप स्टॉक्स, बाकी मैं उनके लिए भी नहीं कह सकता, इफ इट इज ब्लू चिप स्टॉक वहां की बात, वरना नहीं लोन लेके कैसे काम भाई। हाँ, ये तो वो बातें हैं, स्पेशली अगर आप फॉरेक्स और कमोडिटी की बात करते हो, जब आप लेवरेज पे खेल रहे हो तो उतने पैसे तो आपके होने चाहिए जिसके ऊपर जाके फिर आप लेवरेज वगैरह लोगे, सही है ना। उतने पैसे कैसे कि वो पैसे भी आप किसी और से लेके आओ, that's not gonna work, सही है, it's not happening। अगर इस तरह बिटकॉइन की भी अगर आप बात करते हैं क्रिप्टो की इसकी, तो उतने पैसे जो आपके होंगे, और वो भी आपके अपने कैसे, जो बार बार कि जो पैसे की आपको जरूरत नहीं है, उस जरूरत के अलावा वो इतने कि इफ यू लूज इट सो आई डोंट माइंड, ठीक है ना। मुझे याद है कि जब मैंने इन्वेस्ट किया था, आई अर्न एंड आई टुक आउट माई इन्वेस्टमेंट, सारी इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी वाइफ से किया, मैंने कहा सारी इन्वेस्टमेंट निकालो, जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, 4-5 हजार डॉलर जो भी थे, निकालो उसको, और जो प्रॉफिट है उससे बात हो, फिर प्रॉफिट है उससे जो कमाया वो विड्रॉ करो, क्योंकि बेचा भी ना, सही ना। कुछ चीजें रख दी क्या हमें, वो तो वो अपनी बात ठीक है कि यू आर होल्डिंग फॉर डियर लाइफ, वो अलग बात है, लेकिन यार ट्रेडिंग भी की एक टाइम, जब चीजें ऊपर नीचे होती है तो की भी ट्रेडिंग। तो वो जो वैसे बिटकॉइन के लिए स्पेशली ट्रेडिंग एडवाइजेबल नहीं, इसको लो और ये रखने वाली चीज है, सही है ना, तभी उतना लेके कोई ट्रेडिंग। तो खैर, लेकिन मैंने अपना आपको पर्सनल बता दिया कि भाई इसमें ये है कि इन्वेस्टमेंट सबसे पहले बाहर निकाल, कि भाई इन्वेस्टमेंट अपनी बाहर, क्योंकि उस टाइम प्रॉफिट ही ऐसे हो रहा था, प्रॉफिट है उसी को री इन्वेस्ट कर दो, उसमें भी कुछ प्रॉफिट है क्या था, क्योंकि खेल कूद हो रहा था, ठीक है, निकाल लो उससे, लेट्स गो टू अलास्का, लेट्स गो टू यूरोप, ये सब कर ले, लेकिन बाकी जो पड़ा वो प्रॉफिट ही पड़ा। ये एक वन ऑफ द स्ट्रेटजी, सही है, कभी कभार ही मिलते हैं ऐसे ऑप्शन, अगर नहीं मिलता तो बंदा बोलता है कि नहीं ठीक है, इतना अमाउंट कि जिसके अगर वो चला भी जाना तो मैं बिल्कुल भी सैड है, पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे उस टाइम पे याद है कि लोग कुछ ऐसे भी बात करते थे कि हाउ अबाउट सो वी लीव द जॉब, मुझे 2017 में ऐसी बहुत सारी कॉल आई कि भाई वो जॉब छोड़ दें हम, या हम बिजनेस बंद कर दें, हम सिर्फ माइनिंग का ही कर लें। मैं उनको बोलता था कि यार तुम लोग अपना काम करते रहो, अपनी जॉब करते रहो, माइनिंग तो 24 आवर्स हो रही है, इफ यू हैव फंड्स यू पुट दैट फंड्स इन दैट रूम, सही है, उसमें मशीनें लगा दो, चलने दो। लेकिन अगर कोई ये सोच के कर लेता तो 2018, 19, 20 ये सारा टाइम वो तो अनएम्प्लॉयड ही बैठता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कहती है कि ओके इट इज इलीगल फ्रॉम नाउ ऑन, खत्म, आपकी गेम ओवर, और आप जॉब भी छोड़ के आ गए थे, बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छा बिजनेस था, दुकान चल रही थी, सब कुछ आपने छोड़, वो अलग जगह है। ये होली का कॉन्सेप्ट वो अलग है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है ये चीज। या तो आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट के और उसके ट्रेडर हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इवन अगर आप स्टॉक मार्केट के भी ट्रेडर हो तो हम आपको ये थोड़ी कहेंगे कि आप उसको छोड़ के तो फुल टाइम इधर आ, और या फिर आपको ऐसे बिटकॉइन 2010 में मिल गए थे, 2011 में मिल गए थे, 12 में मिल गए थे, जिनकी एक ह्यूज वैल्यू हो गई और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया डॉलर्स में, एंड यू बॉट समथिंग रियल लाइक प्रॉपर्टी, लाइक बिग एयरक्राफ्ट, वो फलाना सम शेयर्स, ये वो, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि हाँ नाउ यू आर रिटायर्ड, जो कि दुनिया में हुए लोग रिटायर्ड इस समय, ठीक है, लेकिन एक आम आदमी के लिए बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड we'll meet up in next meeting, we'll talk about blockchain और उस पर बात करेंगे, बड़ा वो बहुत अहम एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, सही है ना, और उसके बाद फिर हम ट्रेडिंग वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। या ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।